अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पे करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डिफरेंस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी। तो देखते वीडियो और करते वीडियो स्टार्ट। टॉकिंग अबाउट कल्चर, आपने बोला कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो उन्होंने ऐसा एक कल्चर बना दिया है कि इरेशनली वो हमें इंडिया को तंग करेंगे, राइट? व्हाई डिड यू से सो? क्या कल्चर उन्होंने ऐसे क्या कल्टीवेट किया है कि जहाँ से इरेशनैलिटी ही उधर ब्रीड करती है बार बार? ओके, सो 2003 में मुझे भारत सरकार ने सिलेक्ट किया एक स्टडी प्रोग्राम के लिए यूएसए में। वहाँ पे 33 देश के लोग थे, 80 लोग थे हम। कुछ फौजी थे, ज़्यादातर डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट थे। उसमें 4 पाकिस्तानी थे, एक ब्रिगेडियर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक एयरफोर्स का और एक ब्यूरोक्रेट था। वो जो 2 पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे, उनसे डील करके मुझे इतनी इंसाइट मिली, क्योंकि जब हम वहाँ गए थे तो एक धारणा है देश में कि देखो है तो हमारे जैसे ही लोग, हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसे थे, दे आर ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस, दैट्स ट्रू। लेकिन उनकी आर्मी हमारी जैसी नहीं है। क्यों? उस आर्मी ने देश पे राज किया है। उस आर्मी के दिमाग में एक एरोगेंस है जो आपको हैरान कर देगी। मैं आपको अभी एक दो कहानी सुनाऊंगा अभी, लेकिन उसका एक बड़ा स्ट्रेटजिक लेवल पे देखिए। जब कारगिल की लड़ाई हुई तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने प्रधानमंत्री को बताना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ को बताना जरूरी नहीं समझा कि लड़ाई हुई, कि हम लड़ाई करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने कई कोर कमांडर्स को नहीं बताया। मैं सीक्रेसी समझता हूँ, लेकिन सीक्रेसी आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ से नहीं रखता है। हमारा क्या कल्चर था? कारगिल के दौरान मिस्टर वाजपेयी वो रोज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ से मिलते थे और इकट्ठे बैठ के बात करते थे। तो एक वो इनबिल्ट एरोगेंस है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हवाई में कोर्स करने के लिए, एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़, मेरे को एक बड़ी अजीब बात लगी कि जब हमसे सवाल पूछा जाता है क्लास में, तो मैं खड़ा होकर बोलता हूँ मिसाल के तौर पे, कर्नल नीरज बाली फ्रॉम इंडिया। जो पाकिस्तानी खड़े होते हैं वो बोलते हैं कर्नल सो एंड सो फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी, जैसे कि उस देश की आर्मी नहीं है, आर्मी की का देश है। ओके, नाउ सम मोर एग्जांपल्स। उनके एक ब्रिगेडियर साहब थे, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। वो मुझे एक दिन कहने लगे तुमने देश में क्या बनाया सिस्टम यार? हाँ, तुम लोगों ने एक औप पराक्रम किया, पूरी फौज को बॉर्डर पे ले आए, हमें धमकियां दी, फिर कुछ नहीं किया, फिर चले गए। तो तुम लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोला कि ये क्या तमाशा है? हमारे देश में तो देखो ऐसा है कि मैं ब्रिगेड कमांडर हूँ और मेरे एक सूबेदार किसी कोर्ट केस के चक्कर में गया था, वापस आया तो मैंने बोला क्या हुआ? क्या लगा सर, जज ने मेरे अगेंस्ट स्ट्रिक्चर पास कर दिए। तो मैंने फ़ोन उठाया, जज साहब को बोला रात को ट्रेन पकड़ के आ जाना। सुबह जज साहब आए, मैंने उनको एक कप चाय पिलाई, बिस्किट खिलाया। बोला जज साहब हम फौजी हैं, ये स्ट्रिक्चर पिक्चर मत पास किया करो, हमें कानून नहीं आता। तो जज साहब ने कहा ठीक है जनाब। तो उन्होंने कहा ये वाला वापस ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है जनाब। ओके, सो व्हेन यू आर एरोगेंट लाइक दिस, यू अज्यूम कि दूसरा देश जो है वो भी आपके नीचे दबा हुआ है किसी तरीके से। उनको ये गलतफहमी क्यों नहीं जाती दिमाग से, मैं समझता नहीं हूँ। 71 में 2 टुकड़े कर दिए, हर लड़ाई में हरा दिया, ठीक है, बट दैट एरोगेंस इज देयर, वो अभी भी ऐसे चल रही है। दूसरा मुझे एक किस्सा याद है बड़ा इंटरेस्टिंग। ये क्लास में खड़े होकर रोज इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ बोलते थे। हमने स्ट्रेटजी बनाई थी। क्या बोलते थे? कश्मीर के ऊपर कि इंडिया ये कर रहा है, गुजरात के ऊपर फलाना ढमकीना। क्योंकि वो जो कोर्स था वो आर्मी का कोर्स नहीं था, वो बड़ी स्ट्रेटजी का कोर्स था। हमने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम इनका जवाब नहीं देंगे। तो एक दिन वो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब मुझे कहने लगे कि नीरज तू तो इतना अच्छा बोलता है, तू तो आर्टिकुलेट, तो तुम बोलते क्यों नहीं जब हम बोलते हैं? तो हमारा जवाब दिया करो, ऐसे तो हम सीखेंगे एक दूसरे के साथ। तो मैंने कहा सर ऐसा है, हम जवाब 2 रीज़न से नहीं देते। एक इसलिए क्योंकि हमारी फ़ौज की एक ट्रेनिंग है कि जब बास्केटबॉल खेलते हो ना तो ड्रिबलिंग के नंबर नहीं होते,
बास्केट स्कोर करने के नंबर होते हैं। तो ये रोज रोज जो आप ड्रिबलिंग कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है आप पेंटागन का माइंड चेंज कर रहे हो? अच्छा, दूसरा कारण क्या है? मैंने कहा दूसरा कारण ये है कि आपने देखा है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनका रोज क्रिटिसिज्म होता है। यहाँ पे अमेरिका इज अ लीडिंग एग्जाम्पल, और वो कभी जवाब नहीं देते। व्हेन यू आर अ पावरफुल कंट्री यू डोंट हैव टू रिप्लाई एवरीथिंग। जैसे तुम अपने आप को अमेरिका जैसा समझते हो। खैर ये था। बट आपने क्या जवाब दिया कि हाँ समझते हैं? हाँ समझते हैं। वन डे आई हैड टू गिव अ रिप्लाई बिकॉज क्लास में खड़े होकर उन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। एक बोला कि देखिए हमारे नेबरिंग देश में क्या हो रहा है, अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, और देखिए गुजरात में क्या किया उन्होंने मुस्लिम्स के साथ। एक ये पॉइंट बोला। दूसरा ये बोला कि कश्मीर में भारतीय सेना जो है वो भागने के लिए तैयार है, और ये सच्चाई हम जानते हैं। तीसरी बात ये बोली कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला मल्टीलैटरल तरीके से सॉल्व हो, अमेरिकन को इन्वॉल्व किया जाए, पर इंडियन डरते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम आपस में बात करेंगे और किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और चौथी चीज़ ये बोली कि हमारी तो आर्मी बड़ी छोटी है, इंडिया चाहे तो हमारे को ओवररन कर सकता है, इसलिए हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए। इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों चाहिए? उस दिन जो प्रोफेसर थे डॉक्टर रॉबर्ट वर्सिंग, उन्होंने बोला मेरे को कि जवाब दो। तो मैंने कहा जहाँ तक गुजरात की बात है, मुझे आज तक कोई हिंदुस्तानी नहीं मिला जिसको गुजरात की घटनाओं पे बुरा ना लगाओ। और जो वहाँ की सरकार है, राइट विंग बीजेपी की सरकार थी उस ज़माने में भी, उन्होंने बहुत लोगों को ऑलरेडी सज़ा दिलाई है। मैंने कहा देखिए कंट्रास्ट देखिए, हमारे नेबरिंग मुल्क में शिया सुन्नी झगड़े होते हैं, उसको छुपा दिया जाता है। दूसरी बात हुई ये जो बायलैटरल वाली, हमारी एक बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, पाकिस्तानी भी उसका हिस्सा थे। मुझे बात बड़ी अजीब लगती है कि हमें रेफरी चाहिए अमेरिका से या कहीं और से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इन एनी केस अमेरिकन का रिकॉर्ड क्या है सॉल्व करने का प्रॉब्लम? मिडिल ईस्ट ना, कोरिया ना, वियतनाम ना, तो व्हाई शुड वी कॉल देम? मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं जिसमें बायलैटरल लेवल पे हमने एक बहुत कमाल का चीज़ सॉल्व की थी। 1971 की लड़ाई के बाद हम शिमला में मिले और हमने उस एग्रीमेंट के बेसिस पे पाकिस्तान के 100,000 सोल्जर्स जिन्होंने हमें सरेंडर किया था उनको आज़ाद कर दिया। ये सुन के वो पाकिस्तानी तिलमिला गए, खड़े होने लगे। तो प्रोफेसर ने कहा नहीं बैठो बैठो, जवाब देने दो। तो मैंने कहा तीसरी बात है जो न्यूक्लियर बॉम्ब की, मैंने इंडिया में रहते हुए फौजी डिस्कशन में न्यूक्लियर वर्ड और पाकिस्तान एक लाइन में कभी नहीं सुना था। हमें पाकिस्तान से डील करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों चाहिए? आपकी बात सही है, हम तो वी कैन ओवररन यू, बट वी हैव रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारे ग्लोबल विजन है, हमारी दूसरे गोल्स हैं। हमारी मिसाइल्स की रेंज देखो, वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। दैट इज व्हाई वी नीड दिस। तो दे वांटेड टू आंसर बट द प्रोफेसर डिडंट अलाउ देम। तो बाद में कॉफ़ी ब्रेक हुई तो ब्रिगेडियर साहब मेरे पास आए, कहने लगे थोड़ा बैक फुट पे डाल दिया आज तुमने हमें। तो लेकिन यार वो नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें 100,000 सोल्जर्स वाली बात। देख बाकी तो सिविलियन है, हम फौजी हैं, ये थोड़ा बुरा लगता है ना ये सरेंडर वाली बात। तो मैंने कहा जो कश्मीर पे आपने बात बोली वो अच्छी बात थी। मैंने कहा सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको छोटे भाई की तरह हूँ। अगर वाकई आपका ये इंडियन आर्मी के बारे में ये आपका भ्रम है कि कश्मीर से भागने वाली है, रिमेंबर माई वर्ड्स, इन नेक्स्ट वॉर यू विल गेट अ मेजर सरप्राइज बिकॉज यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो आई सेड दिस इज व्हाट इट इज, दिस द ट्रूथ। उसके बाद थोड़ा उनका बोलना कम हो गया था। सो यू फील कि वहाँ पर पूरी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी एंड जितने वहाँ पे लोग ज्वाइन करते हैं वो इस भ्रम में रहते हैं कि वो लोग ज़्यादा पावरफुल है? देखिए कि इंडिया उनसे डरता है या वो कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज उनकी कंट्री में उनका बहुत कंट्रोल चलता है। उनको ये गलतफहमी ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल में किसी को लगता होगा कि इंडिया डरता है। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यू लुक एट इवन यूट्यूब वीडियोस टुडे, पाकिस्तानी आते हैं, देखते हैं क्या देश है, तो वो बात तो ख़त्म हो चुकी है। ये अभी गिदड़ भक्की वाली बात है अब तो, और कुछ नहीं है। बाय द वे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। तो जब ये 3 महीने ख़त्म हुए तो एक बड़ी पार्टी हुई जिसमें सभी देशों के लोगों को अपना ड्रेस पहननी थी और अपना खाना बनाना था। तो
तो हम 4 लोग थे, हम खाना बनाने में तो नौसिखिया थे, और चलो हमने बना दिया चना भटूरा। और ड्रेस हमने, किसी ने अपना कुर्ता पजामा पहना, किसी ने कुछ पहना, मैंने उसमें पठान सूट पहन लिया। तो स्टेज पे जब हम खड़े थे तो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने माइक लेके सबके सामने अंग्रेजी में बोला कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कर्नल बाली से, वो पठान सूट में है, ये पठान सूट भारत में कब से उनकी ड्रेस बन गई, वो कहाँ पहनते हैं भारत में? मैंने माइक लिया, मैंने बोला कश्मीर में, पूरे कश्मीर में, ये हमारा देश है। तो बहुत लोग हंसे उस बात पे। और थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल यार, सर ने बहुत अच्छी बातें हैं ना वो एक्सप्लेन की है, या उन्होंने अपने किस्से बताए हैं जो लास्ट उनके साथ एक हो चुके हैं। जो उन्होंने बात बोली है ना कि पाकिस्तान की आर्मी, ये बिल्कुल उन्होंने कहा ठीक है, वो आर्मी का देश है, ये उन्होंने बात ठीक बोली है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, जो भी चीज़ें होती हैं उनके बगैर कभी भी नहीं हो सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसकी बड़ी मिसाल उन्होंने दी है कि एक जज साहब ने फैसला दिया था कि कुछ उनका बंदा गया आर्मी का, उसने जाकर केस लड़ा, उन्होंने कुछ आगे से बिल पास कर दिया, नेक्स्ट डे आर्मी का बंदा उनके पास आ गया, सॉरी जज साहब उनके पास आ गया, और उन्होंने बोला ये वापस खुद आया था। जज खुद चल के आते हैं भाई, ये नहीं कि हम चल के जाते हैं, वो जो भी पावर है ना उनके पास खुद चल के आती है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान के अंदर उनकी ऐसी चलती है। बाकी बाहर वाले जो अब देख ले सर हैं, वो इंडियन आर्मी से हैं, उनके सामने वो बोलने हैं तो उन्होंने कैसे एक उनको ना चीज़ें सिखा दी है कि ऐसे नहीं ऐसे है, या जो चीज़ें पीछे हुई है, चाहे गुजरात का मामला है, कश्मीर का मामला है, या सरेंडर किया था, ये चीज़ें उन्होंने जब बताई हैं तो तब वो चुप कर गए हैं। इससे आगे कुछ नहीं होती, बस वो यहाँ पर ही है अपनी पावर को दिखाते हैं, बाकी बातों से या अपनी पावर से वो ना पाकिस्तान से बाहर कुछ भी नहीं है, ये एक रियलिटी है। नहीं वाकई सही बात है। 1 2 3 जो किस्से सर ने बताए ना काफ़ी एक इंटरेस्टिंग थे। लेकिन जब भी ये एक अमेरिका में मतलब कि हमारे जो एक डिप्लोमेट है, या डिप्लोमेट इधर कोई भी नहीं है, ये खुद ही जाते हैं, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे एक कर्नल हो, चाहे ब्रिगेडियर हो, तो वो ये सब जाकर उधर एक हैंडल करते हैं। लेकिन अमेरिका में काफ़ी मतलब कि इनका एक थोड़ा सा ना एक कंट्रोल है, थोड़ा सा एक, क्योंकि एक अमेरिका की आर्मी और ये एक इनका सेम ही मतलब कि एक बातचीत होती है। लेकिन जब भी एक इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी के जो ऑफिशियल एक इकट्ठे होते हैं ना, तो वाकई हम सोच नहीं सकते थे कि ये इस हद तक ये भी बातें करते हैं। क्योंकि नॉर्मल जब भी हम बात करते हैं तो ये एक वीडियोस में देखे तो यही एक टॉपिक छिड़े होते हैं, लेकिन उधर ये थोड़ा सा ना एक मॉडर्न तरीके से बात करते हैं, एक मतलब कि हम्बल तरीके से, और करते बहुत गूढ़ी गूढ़ी बातें हैं, समझ नहीं लगती। लेकिन पाकिस्तान हो और ऐसी एक मतलब कि ऊंची ऊंची बातें ना करे तो ये कैसे एक हो सकता है। तो इन्होंने काफ़ी एक कंट्रोल करने की कोशिश की कि आप मतलब कि गुजरात में आपने क्या किया, कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं, वो तो भाई एक भला हो, ये एक सोशल मीडिया का इसने हर चीज़ आकर ना एक आईने की तरह एक दिखा दिया है। लेकिन एक जैसे एक समझते थे ना हम कि एक मतलब कि इधर आर्मी का काफ़ी एक कंट्रोल है और ये एक बहुत पावरफुल आर्मी है और एक ये सब कंट्रियों के साथ एक लड़ सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी एक स्टार्ट से एक सबक सीखते थे ना कि ये एक दूसरी कंट्रियों में जाते हैं, वार रुकवाते हैं, वो सब आस्ता आस्ता ना चीज़ें एक टाइम के साथ चेंज होती गई, एक पता चलता गया, एक रियलिटी सबके सामने आती गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उधर भी जाकर एक धमकियाँ दे के आप हमारे साथ लड़ नहीं सकते, हमारे पास न्यूक्लियर है, ये बस एक फजूल सी बातें हैं। नहीं ये देखो ना, एक न्यूक्लियर वाले तो वर्ड जो है ना वो हमारा इधर तकिया कलाम है, चाहे एक कोई छोटे लेवल का बंदा है चाहे बड़े लेवल का बंदा है, जब भी उसने इंटरनेशनल फॉर्म के ऊपर जाना है ना तो उसने ये चीज़ ज़रूर करनी है। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बाकी उन्होंने एक सही बात की है कि जो हमारे मिसाइल रेंज है ना वो आप खुद ही देख लें कि हमने किसके लिए बनाया है। ये एक छोटी बात नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है। बाकी भाई ये एक रियलिटी है कि अब कोई भी इधर थोड़ा सा एक 3 कैटेगरीज हैं, एक जिस तरह एक आर्मी है, उसके बाद नेवी है और थर्ड के ऊपर एयरफोर्स है। तो जो सबसे ज़्यादा एक पंगे नज़र आपको आएंगे ना वो भाई इन्हीं के नज़र आएंगे। बाकी दोनों जो है ना उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। उनकी ज़ाहिर बात है ना कोई सुनता है, ना ही उनको एक इकट्ठे कोई बुलाता है और ना ही उनकी कोई बात होती है। तो बात इनकी चलती है
बाकी देख लो कि उन्होंने मुशर्रफ वाला जो वाक़या सुनाया वो भी बिल्कुल एक ठीक है कि वो किसी की नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे भाई अब हमें को थोड़ा चीज़ों का पता चलने लग गया है कि इधर कोई भी एक इस तरह का काम होता है ना, तो वो एक सारी एक डायरेक्शन बेस पे होता है। कोई अगर प्राइम मिनिस्टर आता है या आगे कोई एक जो एक सुप्रीम कोर्ट या एक हमारी जुडिशरी लेवल है उसको देख लें, उससे नीचे ब्यूरोक्रेट जो है ना उनको देख लें, या एक प्राइम मिनिस्टर या एक वजारत जो है ना उनको देख लें, तो ये सब एक डिफाइंड बंदे होते हैं कि किसको किस जगह के ऊपर एक लगाना है। लेकिन अब जब उन्होंने देखा है कि सिविलियन हमें थोड़ा बहुत एक तंग करने लग गए, तो उन्होंने 2-4 पोपट बंदे जो है ना वो सामने लेके एक बिठा दिए हैं, और उसके साथ साथ अपनी एक चेंजिंग या एक जो ग्रिप है ना वो एक लग रहा है कि वो अपनी मजबूत कर रहे हैं। वो किस तरह मजबूत कर रहे हैं कि एक हमारा सबसे एक सीक्रेट आप कह लें या जो एक सबसे अहम अदारा है ना वो है हमारा नादरा मीन के, जहाँ पे एक हर बंदे की आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें एक जो हमारे कार्ड वगैरह बनते हैं, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह एवरीथिंग, तो उसका सरबराह उन्होंने अपना लगा दिया, नैब का अपना लगा दिया, PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसमें हमारा सारा मोबाइल डेटा है, जो हम जो बात वगैरह करते हैं या जो भी हमारा एक रेलिवेंट एक डाटा है वो भी उसका चीफ उन्होंने अपना लगा दिया। तो मतलब ये कि जो मेन एक जो डिपार्टमेंट है ना, तो उधर उन्होंने अपने आस्ता बंदे आप लगा रहे हैं, ताकि एक ये जो सिविलियन के हाथ में थोड़ी बहुत ताकत है, क्योंकि ये तंग करते थे। कोई भी एक गवर्नमेंट आती थी, पहले 1-2 महीने साथ सही चलते थे, लेकिन बाद में आके दिखाने लगे थे। ज़ाहिर बात है वो जवाबदेह होते थे। हर एक प्राइम मिनिस्टर का एक टास्क होता है हमारे, क्योंकि लोग एक जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो कूदते हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर को कूदते हैं, या उससे एक नीचे जो अगर सूबों के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर उसको कूदते हैं। लिहाजा एक डायरेक्टली जो लोग एक कहते हैं ना कि जो पीछे एक जड़ है उसके ऊपर कोई भी नहीं पहुंचता था। तो लिहाजा जो है ना वो उसकी एक मजबूरी होती थी कि हम किसी तरीके कुछ ना कुछ परफॉर्म करें ताकि एक सिविलियन के लिए एक बेटर हो, लेकिन जो है ना वो उस लेवल तक नहीं आने दिया जाता। तो ज़ाहिर बात है फेल करना होता था, तो कल को एक जो है ना वो नेक्स्ट एक नया बंदा लेके आना होता था। वो इस तरह करके एक मामलात इनके चलते हैं। लेकिन अब इन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें जो है ना वो सामने आ चुकी हैं, और कोई भी हम एक बंदा बिठाते हैं तो वो 1-2 महीने बाद हमें थोड़ा सा आंखें दिखाने लग जाता है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल एक इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने एक बड़े लेवल के ऊपर एक आंखें दिखाई हैं। तो लिहाजा आप इनको कान हो गए कि हमें जो है ना वो चीज़ों को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक बहुत बड़ी एक आइनी तरमीम लेके आ रहे हैं, जिसमें एक अपना एक अपना चीफ जस्टिस होगा जो कि आइनी मामलात को देखेगा। कोई भी इलेक्शन है या कोई भी किसी बंदे को एक जेल में डालना है निकालना है, वो सारे मामलात उनके हाथ में होंगे, खासकर एक सियासत से रेलिवेंट। तो इस तरह करके बहुत सारी चीज़ों के, और उसमें सारे एक लाइन में लागे हुए हैं। अभी हम भी एक वो तरमीम पास भी करेंगे, क्योंकि आगे से बोल नहीं सकते, उनके लगाए हुए पौधे हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें ऐसी हैं। तो बाकी सर ने एक बड़े प्रोफेशनल, क्योंकि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। जब आप दिमाग की बजाय एक जो है ना वो मतलब एक जज्बात के साथ जवाब देंगे, तो इस तरह के फिर आगे से रिस्पॉन्स भी आएंगे। उन्होंने अच्छी बात की कि हमें रोका, हमारे एक जो है ना वो मतलब कुछ लिमिट्स हैं, हम उसके आगे बात नहीं कर सकते, लेकिन वो खुद लिमिट हैं, वो अपने हिसाब से बात करते हैं। आप देख लो कि वो गुस्सा हो गया, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन तो भरी हुई है ना, क्योंकि जब आपके पास एक दलील नहीं होती, बात का जवाब नहीं होता, तो तब आप गुस्सा करते हैं। तो वो सेम टू सेम चीज़ उन्होंने बताई है कि वो हुई भी है। बाकी सर ने अच्छी बातें यार बताई। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।